गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सभी स्टूडेंट्स का R5 गिविंग क्लासेस में स्वागत है। मशीन के जो टॉपिक बचे हुए थे, जैसे रैक एंड पिनियन था, पुली था, उन सारी चीजों का डिस्कस हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं। उनकी वेलोसिटी रेशियो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जिस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है रैक एंड पिनियन। रैक एंड पिनियन में होता क्या है, आप लोग जानते हो कि एक व्हील होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पिनियन, जिस पर क्या खींचे होते हैं, दांते खींचे होते हैं, यानी टीथ बने होते हैं। और एक दूसरी होती है रैक, जिसकी सेंटर जो होती है वो इनफाइनाइट पर होती है। यानी अगर आप कहना चाहो तो ये कह सकते हो कि वो कैसी होती है, लीनियर होती है। इसको एक गाइड की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, रोके। आगे बात सुनिए, यानी ये एक अच्छा तरीका होता है किसी रोटरी मोशन को लॉन्गिट्यूडनल मोशन में, यानी लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए। आगे बात सुनिए, तो यहां पर हमको वेलोसिटी रेशियो की बात करनी है। मान लिया कि किसी पिनियन पर टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, कैपिटल टी। कितने हैं, कैपिटल टी। पिनियन का जो रेडियस है वो कितना, मान लिया कैपिटल आर है। और माना कि ये जो पिच है, रैक के दांतों के बीच की जो पिच है, यानी दो एडजेसेंट टीथ के बीच की डिस्टेंस है, वो कितनी है, स्मॉल पी। अच्छा, मान लिया आप इस पिनियन के इस हत्थे पर बल लगा रहे हो, प्रयास लगा रहे हो, तो एक चक्कर कंप्लीट करने में प्रयास द्वारा चली गई दूरी यानी यक्स कितना होगा, 2 पाई कैपिटल। क्यों, परिधि के बराबर चलेगी, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर। अगर मैं वाई की बात करूं, भार कितना उठेगा। एक बात ये बताओ कि ये हत्था एक चक्कर कंप्लीट करेगा, जब ये हत्था एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो पिनियन भी अपना एक चक्कर क्या करेगी, कंप्लीट करेगी। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। अगर पिनियन भी एक चक्कर अपना कंप्लीट करेगी तो एक बात ये बताओ कि अगर टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, टी। अगर टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, कैपिटल टी है, तो एक चक्कर कंप्लीट करने में कितने टीथों का संयोजन हुआ होगा, टी हुआ। और एक टीथ के संयोजन में ये रैक कितनी दूरी ऊपर उठ रही होगी, अपने पिच के बराबर। एक टीथ के संयोजन में ये रैक कितना ऊपर उठ रहा होगा, एक पिच के बराबर। तो कैपिटल टी टीथ संयोजन के लिए, यानी एक चक्कर इस पिनियन के घूमने पर रैक कितना ऊपर उठेगा, टी इंटू पी, जहां पी क्या होगा, पिच होगी, किसकी, रैक की, एडजेसेंट टीथ के बीच की डिस्टेंस होगी। और टी क्या होगा, नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। आगे बात सुनिए, तो बस वेलोसिटी रेशियो अगर हम लोग निकालना चाहें तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, एक्स अपॉन वाई। ये यानी ये कितना होगा, 2 पाई कैपिटल आर अपॉन टी इंटू स्मॉल पी, जहां आर क्या है, पिनियन का रेडियस है, पी क्या है, रैक की पिच है, और टी क्या है, नंबर ऑफ टीथ्स ऑन पिनियन। आगे हम बात करने वाले हैं एक वेटसन डिफरेंशियल पुली की। किसकी बात करने वाले हैं, वेटसन डिफरेंशियल पुली। इसमें होता क्या है, एक्चुअली इसमें 2 ब्लॉक होते हैं। क्या होते हैं, 2 ब्लॉक होते हैं, जिसमें से ऊपर वाला जो ब्लॉक होता है ये बद्ध होता है, फिक्स होता है, और नीचे वाले ब्लॉक पर ही हम लोग क्या करते हैं, भार को लटकाते हैं। इसमें जो रस्सी होती है वो इंडलेस होती है। कैसी होती है, इंडलेस होती है, यानी उसके दोनों सिरे आपस में एक दूसरे से बद्ध होते हैं। होता क्या है कि इसमें आप रस्सी के एक सिरे को छोटी पुली से स्टार्ट करते हो, फिर यहां से इसको घुमाते हुए नीचे वाली पुली से होकर ले जाते हुए बड़ी वाली पुली पर ले जाते हैं। आगे बात समझ में। और ये इंडलेस है, इस नाते इसका दूसरा सिरा अपने आप क्या होता है, इस पॉइंट पर क्या होता है, ज्वाइंट होता है। इतनी
बात समझ में आ गई। यहां पर जो हम लोग प्रयास लगाते हैं वो इस वाले पुली पर लगाते हैं। मान लिया ये पॉइंट है P का, किसका है? P का है, एफर्ट का है, प्रयास का। अच्छा, मान लिया बड़े वाले पुली का डायमीटर कितना है? कैपिटल D है, और छोटे वाले पुली का डायमीटर कितना है? स्मॉल d। आगे बात समझ में। तो अगर मैं इस प्रयास को लगाऊं, अगर मैं इस वेटसन डिफरेंशियल पुली पर क्या करूं? प्रयास लगाऊं, तो इस अच्छा एक बात और, ये जो दोनों पुली 1 और 2 हैं, ये दोनों पुली जो है एक ही एक्सल पर है, एक ही एक्सल पर फिक्स है। और अगर एक ही एक्सल पर फिक्स है तो इसका मतलब क्या कि अगर ये बड़ी वाली पुली एक चक्कर अपना कंप्लीट करेगी तो छोटी वाली पुली भी अपना एक चक्कर साथ ही साथ क्या करेगी? कंप्लीट करेगी। आगे बात समझ में। अच्छा एक बात और, इसका डायमीटर अगर कैपिटल D है और इसका डायमीटर अगर स्मॉल d है, तो कोई भी पुली, कोई भी पहिया अपने एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है? 2πr, या हम लोग कह सकते हैं πd, यानी अपनी परिधि के बराबर। तो अगर मैं इस बड़े वाले पुली से जो ये एफर्ट लग रहा है, अगर मैं इस पर एफर्ट लगाऊं और ये पुली एक चक्कर घूम जाए, कितना चक्कर घूम जाए? एक चक्कर घूम जाए, तो एक चक्कर घूमने में जो प्रयास का विस्थापन होगा वो कितना होगा? इस बड़े वाले पुली की परिधि के बराबर कितना होगा? यानी अगर मैं P का विस्थापन बोलूं तो P का विस्थापन कितना होगा? πd होगा। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं, जब ये एक चक्कर कंप्लीट कर रहा होगा तो साथ ही साथ ये छोटी वाली पुली भी एक चक्कर क्या कर रही है? कंप्लीट कर रही है। अब अगर मैं भार के विस्थापन को देखना चाहूं, मैं किसके विस्थापन को देखना चाह रहा हूं? मैं W के विस्थापन को देखना चाह रहा हूं। तो एक बात ये बताओ कि यही रस्सी तो यहां से होते हुए इस छोटे वाले पुली पर लग रही है। मैं इस पर एक पॉइंट मान लेता हूं A, और मैं इस तरफ मान लेता हूं एक पॉइंट B। तो जब आप P पॉइंट पर प्रयास लगा रहे होंगे, जब प्रयास यानी ये रस्सी पाई कैपिटल D दूरी विस्थापित हो रही होगी, तो ये रस्सी भी तो उतना ही ऊपर उठ रही होगी। यही रस्सी तो ऐसे लगी हुई है, तो जब ये रस्सी इधर से ऊपर खींचेगी, ऊपर उठेगी, तो वो इस भार को, इस पुली को पाई स्मॉल d दूरी क्या करेगी? ऊपर उठाएगी। यानी कि पॉइंट A पर अगर मैं पूछूं तो पॉइंट A पर भार का विस्थापन कितना हो जाएगा? बराबर पाई d। किस डायरेक्शन में होगा? ऊपर की तरफ। यानी जब प्रयास लगा रहे होंगे तो पॉइंट A इस भार को क्या कर रहा होगा? ऊपर की तरफ उठा रहा होगा। कितनी दूरी? पाई कैपिटल D। लेकिन एक बात ये बताओ, अगर ये इंडलेस है तो जब आप इसको रोटेट कर रहे होंगे और साथ ही साथ दोनों एक ही एक्सल पर हैं, तो साथ ही साथ ये छोटी वाली पुली भी क्या कर रही होगी? घूम रही होगी। और जब ये भी घूम रही होगी सेम उसी डायरेक्शन में, तो पॉइंट भी क्या हो रहा होगा? नीचे आ रहा होगा। देख लो, सिंपल सी बात है, जब ये दूरी ऊपर उठी तो ये भी घूम रहा होगा, और जब ये घूमेगा तो ये रस्सी क्या होगी? नीचे आएगी। और जब ये रस्सी नीचे आ रही होगी तो क्या हो रहा होगा? तो ये पॉइंट B जो है पाई स्मॉल d दूरी नीचे आ रही है। यानी कि पॉइंट B पर भार का विस्थापन कितना हो रहा होगा? पाई स्मॉल d, किधर? नीचे की तरफ। तो भार का परिणामी विस्थापन कितना हो रहा होगा? भार का परिणामी विस्थापन हो रहा होगा अगर मैं इसको y1 मान लूं और इसको y2 मान लूं तो ये कितना
कितना होगा y1 प्लस y2 अपॉन, ये ऊपर जा रहा है ये नीचे आ रहा है, इस नाते एक माइनस होगा, यानी मैं क्या कर दूं पाई कैपिटल D माइनस पाई स्मॉल d अपॉन, और बस अगर हमको प्रयास का विस्थापन पता चल गया और भार का विस्थापन पता चल गया तो हम लोग आराम से वेलोसिटी रेशियो निकाल सकते हैं। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है x अपॉन y, यानी प्रयास का विस्थापन बटे भार का विस्थापन। अब x का विस्थापन कितना है पाई कैपिटल D और भार का विस्थापन कितना है पाई कैपिटल D माइनस पाई स्मॉल d अपॉन 2। अगर मैं पाई पाई कैंसिल कर दूं तो कितना आ जाएगा 2d अपॉन कैपिटल D माइनस, यानी वेलोसिटी रेशियो फॉर ब्रेटसन डिफरेंशियल पुली कितना आ रहा है 2d अपॉन d माइनस d। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2r अपॉन r माइनस r। अगर हमको क्वेश्चन में डायमीटर की जगह पर त्रिज्या दी गई हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं पुली की। किसकी बात करने वाले हैं, घिरनी। घिरनी क्या होता है, घिरनी किसी लकड़ी लोहे का एक पहिया होता है जिस पर ग्रूव कटे होते हैं, जिसकी सतह पर क्या कटे होते हैं, ग्रूव कटे होते हैं, खांचे कटे होते हैं, ताकि उसमें से रस्सी को क्या किया जा सके, लपेटा जा सके और वो रस्सी फिसल कर स्लिप करके नीचे लगे। आगे बात सुनिए, जब भी हम लोग पुली की बात करते हैं तो कुछ बातें हम लोग मानते हैं आइडियल कंडीशन के लिए, जबकि वो सत्य नहीं होती। पहली बात क्या, पहली बात हम लोग मानते हैं कि जब किसी पुली पर रस्सी लपेट कर हम लोग रस्सी पर बल लगाते हैं तो रस्सी और पुली के संपर्क सतह के मध्य कोई भी फ्रिक्शन कार्य नहीं करता, जबकि ये ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं कि फ्रिक्शन कोई भी फ्रिक्शन कार्य नहीं करता। अच्छा, अगर मैं एकल घिरनी की बात करूं, मैं एक घिरनी की बात करूं तो अगर इसके बीच में कोई भी फ्रिक्शन कार्य नहीं कर रहा होगा तो क्या होगा, P बराबर क्या होगा W, क्योंकि सिंपल सी बात है बीच में कोई फ्रिक्शन लॉस नहीं हो रहा है, तो जितने भार का वेट आपको लोड आपको उठाना है उतना ही आपको क्या करना होगा, बल लगाना होगा। यही कारण है कि एकल घिरनी का प्रयोग जनरली हम लोग प्रयास के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए करते हैं, बस। आगे बातों में, यानी अगर मैं इसी प्रयास को इस डायरेक्शन में लगाना चाहूं तो मैं इस डायरेक्शन में भी क्या कर सकता हूं, लगा सकता हूं। दूसरी बात कि अगर ये फ्रिक्शनलेस है, अगर ये फ्रिक्शनलेस है तो पहली बात क्या हो गया, P इक्वल्स टू W। और दूसरी बात, जब भी हम लोग पुली से रिलेटेड एनालिसिस करते हैं, उससे संबंधित हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो जनरली पुली के वेट को हम लोग क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। कहीं कहीं पर पुली का वेट दिया हुआ है तो हम लोग हमेशा क्या कर लेते हैं, रस्सी के वेट को क्या मान लेते हैं, नगण्य। आगे बातों में नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो सिंपल सी बात है कि एकल घिरनी का उपयोग केवल किस लिए करते हैं, केवल प्रयास के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए करते हैं। अच्छा, घिरनियां दो प्रकार की होती हैं, चल घिरनी और अचल घिरनी। एक ऐसी घिरनी जिसका अक्ष जो है वो फिक्स, जैसे अगर मैं इस घिरनी की बात कर लूं तो ये घिरनी इस ब्लॉक से जुड़ा हुआ है और ये ब्लॉक इस सिरे से क्या है, बद्ध है, यानी इसका अक्ष क्या है, बद्ध है। और अगर इसका अक्ष बद्ध है तो ऐसी घिरनी को हम लोग बोलते हैं अचल घिरनी। क्या बोलते हैं, अचल घिरनी बोलते हैं। लेकिन अगर मैं यही एक ऐसी घिरनी की बात कर लूं, जैसे मैंने माना कि एक ये घिरनी है और इससे होता हुआ एक दूसरा घिरनी यहां, आगे बात में, तो ऐसी घिरनी को आप क्या कहोगे, ऐसी घिरनी चल घिरनी कहलाती है। क्यों, क्योंकि जब आप इसको प्रयास लगा रहे होगे, जब ये रस्सी इधर आ रही होगी तो इस घिरनी का जो घूर्णन अक्ष है, जो स्पिन एक्सिस है, वो भी क्या हो रही है,
अपना स्थान परिवर्तन कर रही हैं। तो ऐसी घिरनियां जिनकी स्पिन एक्सिस फिक्स्ड होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अचल घिरनी। और ऐसी घिरनियां जिनकी स्पिन एक्सिस क्या होती है, फिक्स नहीं होती है, ऐसी घिरनी को हम लोग क्या बोलते हैं, चल घिरनी। अब आगे हम लोग सिस्टम ऑफ घिरनी की बात करेंगे, सिस्टम ऑफ पुली की बात करेंगे कि कैसे एक से अधिक पुलियों का संयोजन होता है और उन अलग अलग पुलियों के संयोजन के लिए अलग अलग सिस्टम ऑफ पुलीज की वेलोसिटी रेशियो कैसे निकलती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पुली के सबसे फर्स्ट सिस्टम की। फर्स्ट सिस्टम में होता क्या है कि इसमें जो प्रयास होता है एक अचल पुली पर लगाया जाता है और जो भार होता है वो एक चल पुली पर लगाया जाता है। इन चल पुलियों को इस प्रकार से संयोजित करते हैं कि इनकी जो रस्सी बनी होती है उस रस्सी का एक सिरा दृढ़ सिरे से बद्ध होता है और दूसरा सिरा उसके जस्ट बगल वाले उससे ऊपर वाले पुली से जुड़ा हुआ होता है। आगे बात में फर्स्ट सिस्टम में, पुली के फर्स्ट सिस्टम में क्या होता है, प्रत्येक चल पुली का जो रस्सी है उसका एक सिरा जो है वो दृढ़ सिरे से बद्ध होता है और दूसरा सिरा उसके जस्ट बगल वाले पुली के केंद्र से जुड़ा होता है। आगे बात समझ में, तो इस तरीके का जो संयोजन होता है वो फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली कहलाता है। अब अगर हम लोग इसके वेलोसिटी रेशियो की बात करें और अगर हम लोग मान लें कि ये जो मेरा भार है वो भार का विस्थापन अगर हम लोग मान लें कितना है, यक्स। हमने माना कि जो पुली 1, इसको मैंने क्या माना है, पुली 1, ये जो पुली 1 है ये यक्स दूरी ऊपर उठ रही है, यानी इस वेट का जो विस्थापन है वो यक्स है। अगर ये यक्स दूरी ऊपर उठेगी तो रस्सी का ये सिरा भी यक्स दूरी उठेगा और रस्सी का ये सिरा भी यक्स दूरी उठेगा, यानी पुली 2 का टोटल कितना विस्थापन होगा, 2x होगा। यानी अगर मैं कह दूं कि पुली 1 का विस्थापन कितना होगा, पुली 1 की रस्सी का विस्थापन वो कितना होगा, वो x ही होगा। लेकिन जब मैं पुली 2 की बात करूंगा तो वो कितना होगा, 2x होगा। कैसे, जब ये ऊपर उठेगा x दूरी तो x दूरी की रस्सी इधर भी खाली होगी और x दूरी की रस्सी ये भी खाली होगी, यानी टोटल कितना विस्थापित ये होगा, 2x। आगे बात समझ में, ठीक है। जब मैं पुली 3 की बात करता हूं तो ये 2x दूरी विस्थापित हो चुकी है, लेकिन अब जब ये वाला 2x दूरी विस्थापित होगा तो ये रस्सी भी 2x दूरी विस्थापित होगी और ये रस्सी भी 2x दूरी विस्थापित होगी, यानी टोटल कितना होगा, बराबर 2 गुणे 2x होगा, यानी 4x होगा। आगे बात में, अगर इसी तरीके से मैं पुली 4 की बात करूं तो क्या होगा, अब ये 4x विस्थापित हो चुका था, तो जब ये 4x विस्थापित होगा तो 4x इधर और 4x इधर, यानी टोटल कितना हो जाएगा, उसका बोलना, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2x होगा। आगे बात समझ में। और इसी तरीके से जब मैं पुली 5 की रस्सी का विस्थापन निकालूंगा तो वो कितना होगा, 2 इंटू ये 8x हो चुका है तो 8x इधर और 8x इधर, यानी कितना होगा, 16x होगा। प्रयास की रस्सी का विस्थापन या पुली 5 की रस्सी का विस्थापन कितना होगा, 16x होगा और मैं उसको क्या लिख सकता हूं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे। आगे बात समझ में। और ये जो पुली 5 की रस्सी का विस्थापन है यही क्या है, यही प्रयास का विस्थापन है। यानी अगर मैं प्रयास के विस्थापन की बात करूं तो प्रयास का विस्थापन कितना होगा, 2 2 2 2, मैं क्या लिख सकता हूं, 2 to the power 4 into x। आगे बात समझ में। और अगर यहां से मैं
वेलोसिटी रेशियो निकाल लूं तो ये वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, ये x हो चुका होगा और ये क्या हो चुका होगा, y। ये कितना मैंने मान लिया था, x। आगे बात समझ में। तो अगर मैं निकालूं या मैं डायरेक्ट कर लेता हूं, मैं इसको x y ना मानूं, कंफ्यूजन होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, प्रयास का विस्थापन बटे भार का विस्थापन। क्या होगा, भार का विस्थापन। और जब मैं वैल्यू रखूंगा तो ये क्या आ गया, 2 to the power 4 into x डिवाइडेड बाई x यानी 2 to the power 4। यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है कि यहां पर चल पुलियों की संख्या कितनी है, 4। यहां पर एक अचल पुली है जिस पर हम लोग प्रयास लगा रहे हैं और 4 क्या है, 4 चल पुली। और जब हम लोगों ने वेलोसिटी रेशियो निकाला तो हम लोगों ने देखा था कि वो कितना आया, 2 to the power 4। यानी कंफर्म है कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में, पुली के प्रथम सिस्टम में जितने चल पुली होंगी 2 to the power उतना ही वेलोसिटी रेशियो होगा। यानी अगर मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख दूं तो वेलोसिटी रेशियो फॉर फर्स्ट सिस्टम पुली के लिए क्या होगा, 2 to the power n, जहां n क्या होगा, चल पुलियों की संख्या, चल पुलियों की। आगे बात समझे, यानी किसी भी फर्स्ट सिस्टम की पुली का जो होगा वेलोसिटी रेशियो वो उसमें विद्यमान चल पुलियों की संख्या के 2 के पावर के बराबर होगा। यानी 2 to the power उतना ही पावर होगा जितना उस सिस्टम में चल पुलियों की संख्या होगी। आगे हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली की। किसकी बात करने वाले हैं, सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली की। सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली में क्या होता है, 2 ब्लॉक होते हैं जिसमें से एक ब्लॉक जो होता है वो चल होता है और दूसरा ब्लॉक जो होता है वो अचल होता है। आगे बात में पहला ब्लॉक क्या होगा, ऊपर वाला जो ब्लॉक होगा वो चल होगा और दूसरा वाला जो ब्लॉक होगा वो अचल होगा। मैंने यहाँ पर 2 केसेस लिए हैं। मैंने केसेस कौन से लिए हैं, जब पुलियों की संख्या क्या है, सम है, यहाँ पर 6 पुली हैं और यहाँ पर कितने पुली हैं, 5 पुलियां हैं। यानी जब पुलियों की संख्या क्या है, विषम। जब पुलियों की संख्या सम होती है, सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली में जब पुलियों की संख्या सम होती है तो जो रस्सी स्टार्ट होती है वो ऊपरी ब्लॉक के नीचे वाले सिरे से स्टार्ट होती है। ये पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है। जब पुलियों की संख्या सम होती है तो रस्सी का सिरा ऊपरी ब्लॉक के निचले सिरे से शुरू होता है और फिर एक एक पुली पर होता हुआ क्या हुआ जाता है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे होता हुआ क्या हुआ जाता है, पूरा कंप्लीट करता है। लेकिन जब पुलियों की संख्या विषम होती है, क्या होती है, जब पुलियों की संख्या विषम होती है तो जो रस्सी का सिरा है वो नीचे वाली ब्लॉक के ऊपरी सिरे से स्टार्ट होता है, नीचे वाले ब्लॉक के ऊपरी सिरे से स्टार्ट होगा और फिर वही ऊपर नीचे करते हुए हम लोग इसको क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। आगे बात में, यानी क्या होगा, जब पुलियों की संख्या सम होगी तो रस्सी का सिरा ऊपरी ब्लॉक के निचले सिरे से स्टार्ट होकर प्रत्येक पुली के ऊपर से होकर गुजरेगी और अगर पुलियों की संख्या विषम होगी तो निचले वाले ब्लॉक के ऊपरी सिरे से रस्सी स्टार्ट करके प्रत्येक पुलियों के ऊपर से होकर गुजरेगी। अब अगर मैं इसके वेलोसिटी रेशियो की बात करूं और मैंने मान लिया कि भार का विस्थापन जो y है वो कितना है, x। मान लिया, मैं लिख देता हूं, मान लिया भार का विस्थापन कितना है, x। यानी ये जो ब्लॉक है, नीचे वाला जो ब्लॉक है वो कितनी दूरी ऊपर उठा, x। तो जब ये निचला वाला ब्लॉक x दूरी ऊपर उठे तो ये वाली रस्सी भी जो ये गई है ये भी x दूरी मुक्त होगी, ये भी x दूरी मुक्त होगी, ये भी x दूरी मुक्त होगी, ये भी x दूरी और ये भी, यानी टोटल कितने x विस्थापन प्रयास
6x मिलेगा। x इसमें, x इसमें, x इसमें, x इसमें, x इसमें और x इसमें, यानी टोटल कितना हमको मिलेगा? 6x मिलेगा जब ये ब्लॉक x दूरी ऊपर उठी होगी, यानी भार का विस्थापन कितना होगा? x। अगर मैं इस पुली की बात करूं, जब पुलियों की संख्या क्या है? विषम है, तब अगर ये ब्लॉक x दूरी ऊपर उठ रहा है तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसमें x दूरी विस्थापन, इसमें x दूरी, इसमें x दूरी, इसमें x दूरी और इसमें x दूरी विस्थापन होगा। ये आपको करके रहेगा। इसको जब x दूरी उठाओगे तो ये रस्सियां कितनी मुक्त होंगी? x x x x और x दूरी मुक्त होगी, यानी इसमें विस्थापन कितना होगा? अगर मैं इसके वेलोसिटी रेशियो की बात करूं, जब पुलियों की संख्या विषम है तो इसके लिए वेलोसिटी रेशियो क्या आ जाएगा? प्रयास का विस्थापन बटे भार का विस्थापन, यानी x। और अगर मैं इसके लिए बात करूं तो इसके लिए वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा? इसके लिए 5x अपॉन x, यानी कितना हो जाएगा? यानी ये बात निकल के सामने आई कि सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली में जितना ही पुलियों की संख्या होती है उसकी वेलोसिटी रेशियो उतनी ही होगी। यहां पर कितने पुली थे? 6, तो वेलोसिटी रेशियो हमको कितना मिला? 6। यहां पर पुली कितने थे? 5, तो यहां पर वेलोसिटी रेशियो हमको कितना मिला? 5। आगे बात सुने, यानी सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली के लिए पुलियों की संख्या जितनी होगी उतना ही उसका वेलोसिटी रेशियो होगा। आगे हम लोग बात करने वाले हैं पुली के थर्ड सिस्टम। किसकी बात करने वाले हैं? पुली के थर्ड सिस्टम। जो पुली का थर्ड सिस्टम होता है वो एक्चुअल में फर्स्ट सिस्टम का विलोम होता है। फर्स्ट सिस्टम का क्या होता है? विलोम होता है। इसमें भी एक अचल धुरी होती है, एक अचल पहिया होता है, एक अचल पुली होती है और कुछ चल पुलियां होती हैं। यहां होता क्या है कि यहां हम लोग जो प्रयास लगाते हैं वो एक चल पुली पर लगाते हैं। किस पर लगाते हैं? एक चल पुली पर लगाते हैं। और जो भार होता है, या मैं भार, ये जो भार होता है वो भार सारे पुली से कनेक्टेड होता है। ये बात ध्यान देने वाली है। बात जो है ये ध्यान देने वाली है कि यहां पर जो ये वेट है ये सारी पुलियों से कनेक्टेड है। इस नाते अगर ये वेट जो है, ये भार जो है, अगर x दूरी विस्थापित होता है तो अलग अलग पुलियों के लिए अलग अलग प्रयास का विस्थापन होगा। इतनी बात समझिएगा। अभी जब मैं वेलोसिटी रेशियो निकालूंगा तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसकी वेलोसिटी निकलेगी, किस तरीके से प्रयास का विस्थापन निकलेगा। इसका ये संरचना समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है। इसमें जो प्रयास होता है वो एक चल पुली पर लगती है और जो अचल पुली है वो एक जगह पर फिक्स होती है और सारे पुलियों का एक सिरा एक वेट से कनेक्टेड होता है, भार से कनेक्टेड होता है, और दूसरा सिरा दूसरी वाली पुली से कनेक्टेड होता है। और लास्ट वाली पुली पर क्या लगाया जाता है? प्रयास लगाया जाता है। फिगर देख के समझ आ रहा होगा। हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर मान लिया भार का विस्थापन, अगर मान लिया भार का विस्थापन x है तो पुली 1 के कारण कितना इसका विस्थापन होगा? पुली 1 के कारण प्रयास का कितना विस्थापन होगा? पुली 2 के कारण प्रयास का कितना विस्थापन होगा? पुली 3 और पुली 4 के कारण प्रयास का कितना विस्थापन होगा? मैंने मान लिया कि ये जो वेट है ये x दूरी विस्थापित हो रही है ऊपर की तरफ। आगे बात समझ में, तो मैं पहले इस रस्सी के कारण, पॉइंट ए वाली रस्सी के कारण मैं क्या कर लेता हूं? प्रयास का विस्थापन निकाल लेता हूं। चलो शुरू करते हैं। अगर ये x दूरी विस्थापित हो रही है तो ये इससे कनेक्टेड है, तो यानी पुली 2 का केंद्र x दूरी विस्थापित होगा। जब ये ए रस्सी, पॉइंट ए वाली रस्सी x दूरी विस्थापित होगी तो पुली 2 का केंद्र x दूरी विस्थापित होगा। और जब पुली 2 का केंद्र x दूरी विस्थापित होगा तो दोनों तरफ x रस्सियां विस्थापित होंगी। और वो कितना हो जाएगा? वो पुली 3 पर कितना विस्थापन करेगा? 2x का विस्थापन करेगा।
4x विस्थापित होगी। और जब ये 4x नीचे विस्थापित होगी, इस पुली 4 का केंद्र 4x नीचे विस्थापित होगा, तो रस्सी में टोटल विस्थापन कितना होगा? 2 गुणे 4x, यानी रस्सी 1 के कारण प्रयास का विस्थापन कितना हो जाएगा? 8x। एक बार फिर से समझना, जब ये x दूरी विस्थापित हुई तो इसका केंद्र x दूरी विस्थापित हुआ, तो टोटल रस्सी कितनी विस्थापित हो गई? 2x। जब 2x दूरी विस्थापित हुई तो ये पूरे 3 का केंद्र कितना विस्थापित होगा? 2x। तो ये टोटल रस्सी कितनी विस्थापित होगी? 2 इंटू 2x यानी 4x। जब पूरी 4 का केंद्र 4x विस्थापित होगा तो टोटल कितनी रस्सी विस्थापित होगी? 2 इंटू 4x यानी 8x। लेकिन ये तो भी केवल रस्सी 1 के लिए है ना। अभी B, C और D भी अगर इससे कनेक्टेड है तो ये भी तो विस्थापित होंगे x दूरी। तो अगर मैं रस्सी B के कारण प्रयास का विस्थापन निकालूं, तो चलो ये x दूरी विस्थापित हुई, तो ये इसका केंद्र x दूरी विस्थापित हुआ, यानी ये रस्सी कितना विस्थापित हुई? 2x। अगर ये 2x विस्थापित हुई तो इसका केंद्र 2x विस्थापित हुआ, और अगर इसका केंद्र 2x विस्थापित हुआ तो रस्सी टोटल कितनी विस्थापित हुई? 4x। यानी रस्सी B के कारण को विस्थापन प्रयास का कितना? अब मैं C की बात कर लूं, जब C x दूरी विस्थापित हुई तो इसके कारण ये पुली 4 कितना विस्थापित हुई? x। और अगर ये x दूरी विस्थापित हुई तो टोटल रस्सी कितनी विस्थापित हुई? 2x। और इसी तरीके से जब मैं पुली 4 की बात करूं तो पुली 4 अगर x दूरी पुली 4 नहीं, अगर मैं रस्सी D की बात करूं, रस्सी D अगर x विस्थापित हुई तो प्रयास भी कितना विस्थापित होगा? x। यानी अगर मैं प्रयास का कुल विस्थापन निकाल लूं, प्रयास का कुल विस्थापन अगर मैं निकाल लूं तो कितना होगा? 8 4 12 2 14 और 1 15x। और अगर मैं यहां से वेलोसिटी रेशियो निकाल लूं तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। क्या मैं इस 15 को 16 माइनस 1 लिख सकता हूं? क्या मैं इस 16 को 2 टू दी पावर 4 माइनस 1 लिख सकता हूं? और यही थर्ड सिस्टम की वेलोसिटी रेशियो का व्यंजक होता है। यानी कि थर्ड सिस्टम ऑफ पुली के वेलोसिटी रेशियो का मान उसमें स्थित पुलियों की संख्या का 2 के पावर से 1 कम होता है। यानी कि थर्ड सिस्टम में जितने नंबर ऑफ पुली हैं आप उसको 2 टू दी पावर कर दो और -1 कर दो। आगे बात सुनने, तो इस तरीके से हम लोग थर्ड सिस्टम ऑफ पुली का क्या कर लेते हैं? वेलोसिटी रेशियो निकाल लेते हैं। चैप्टर के सबसे लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं स्क्रू जैक। स्क्रू जैक आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली जब 4 व्हीलर्स की जब गाड़ियां पंचर हो जाती हैं तो पहियों को उठाने के लिए यानी वेट को उठाने के लिए हम लोग स्क्रू जैक का यूज करते हैं। एक्चुअल में उसमें होता क्या है कि वेट को हम लोग इस ऊपरी सिरे पर टिका देते हैं और उसमें एक रॉड के थ्रू हम लोग ये शाफ्ट को क्या करते हैं, जिस पर दांते खींचे होते हैं उसको रोटेट करते हैं, और उसके बेस में भी दांता खींचा होता है, और इस नाते ये ऊपर या नीचे ये रोटेट होता है तो ये ऊपर और नीचे होता है, और ये वेट को क्या देता है? सहारा देता है। हमें ऐसे स्क्रू जैक की क्या निकालनी है? वेलोसिटी रेशियो। तो चलो शुरू करते हैं। यहां पर जो प्रयास होता है भार को उठाने के लिए जो हम लोग बल लगाते हैं वो हम लोग इस रॉड पर लगाते हैं। इस रॉड को हम लोग घुमाते हैं। आगे बात सुने, और जब इस रॉड को हम लोग घुमाते हैं तो ये जो टीथ है ये ऊपर नीचे होने के कारण ये वेट ऊपर नीचे होता है। अच्छा एक बात और सिंपल सी बात है, इस रॉड को हम लोग सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं, यानी इस पर जो बल लगाते हैं तो इसका जो मोशन होता है वो सर्कुलर होता है। यानी अगर एक चक्कर ये कंप्लीट करेगा, सिंपल सी बात है, ये सर्कुलर होगा तो एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? प्रयास द्वारा
चली गई दूरी कितनी होगी 2 पाई, जहां r क्या है, इस रॉड का डायमीटर है, सॉरी रॉड का नहीं कह सकते, इसके घूर्णन अक्ष का डायमीटर है। आगे बात समझ में। और सिंपल सी बात है, जब ये एक चक्कर घूमती है तो ये जो विस्थापन होता है, जो ये रॉड है, जो ये शाफ्ट है, ये ऊपर नीचे कितना होती है, अपने एक पिच के बराबर, अपने एक तीथ के बराबर वो क्या करती है, ऊपर या नीचे होती है। आगे बात सुनने, तो जब एक संपूर्ण चक्कर आप लगाते हो इस हत्थे पर, तो जो भार का विस्थापन होता है वो कितना होता है, P। इस रॉड के पिच के बराबर, इस शाफ्ट के पिच के बराबर। और इस नाते अगर मैं इसकी वेलोसिटी रेशियो की बात करूं तो वो कितना होगा, प्रयास द्वारा चली गई दूरी यानी 2 पाई r और अपान p। ये एक स्क्रू जैक के वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू। फिर वही बात, अगर मैं मान लूं कि ये स्क्रू जैक आइडियल है यानी इसकी एफिशिएंसी 100% है, तो मैकेनिकल अगर इस ईटा इक्वल्स टू 100%, तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर कितना होगा, वेलोसिटी रेशियो के बराबर, यानी ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 पाई r अपान p आ जाएगी। तो इस तरीके से अप्लाइड मैकेनिक्स का सारा सिलेबस कंप्लीट होता है। जो भी टॉपिक मुझसे छूट गए होंगे आप लोग उसको कमेंट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। एक बार आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि ये एक न्यू प्लेटफॉर्म है, ये एक नया चैनल है जिस पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इसके वीडियोज को शेयर कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को लाइक कीजिए ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिलता रहे। आगे हम लोग कल से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं नए सिलेबस के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, जिसका नाम है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। आगे बात समझ में। तो इसी तरीके से आगे इसके बाद ये जो है ये अप्लाइड मैकेनिक्स था। जब हम लोग एसएससी जेईई के लिए क्लासेस रन करेंगे, उसकी प्रिपरेशन के लिए क्लासेस रन करेंगे, तो हम लोग इसके डीप पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर अप्लाइड मैकेनिक्स नहीं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना होता है, जो इससे थोड़ा सा जो होता है, टॉपिक सारे यही रहते हैं, बस थोड़ा सा टफ होता है। आगे बात समझ में। तो फिर हम लोग फिर कल एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स जो सेकेंड ईयर मैकेनिकल में पढ़ाया जाता है, तो मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए नमस्कार।